नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पे है। तो यहाँ पे हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए स्लोप क्या होता है और डिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, स्लोप क्या है कि अगर कोई एक बीम है हमारे पास, ठीक है, उस बीम जो है वो बीम यहाँ पे सपोर्टेड है सपोज, और अगर इस पर कोई लोड लगाएंगे हम W सेंटर पे, तो क्या होगा, ये बीम कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी। ठीक है, जब ये बीम बेंड हो जाएगी तो अगर हम एक इस पॉइंट से A पॉइंट से एक टेंजेंट खींचें तो वो कुछ ऐसी दिखाई देगी, ऐसे ही B पॉइंट से मेरे एक टेंजेंट खींचेंगे तो वैसे दिखाई देगी। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट एंगल बनाएगी इस बीम के साथ, या हम कहें हॉरिजॉन्टल के साथ, वो कहलाएगा स्लोप, यानी कि थीटा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही अगर A पॉइंट से जो स्लोप है वो इस बीम के साथ कैसा जो एंगल बनाएगी थीटा, वो हमारा क्या कहलाएगा, स्लोप। ठीक है, और दूसरी चीज़ आती है हमारी डिफ्लेक्शन। देखिए डिफ्लेक्शन क्या है, ये बीम जब बेंड हुई तो ये क्या हुई, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, सपोज यहाँ पे इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो y है, और यहाँ जो डिस्टेंस है वो y हमारी क्या होगी, मैक्स होगी। यानी कि ये जो दूरी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जो बीम बेंड हुई और जो इनिशियल बीम की पोजीशन थी उसके बीच की जो दूरी है, दैट इज़ डिफ्लेक्शन। देखिए इस पॉइंट पे अगर ये कोई पॉइंट C है तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन कम दिखाई देगा हमें, और जहाँ पे लोड लग रहा है सेंटर पे वहाँ डिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखाई देगा। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जो मैक्सिमम हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा वो सेंटर पे ही मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में सेंटर पे ही सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा अगर लोड जो है सेंटर पे लग रहा है। लेकिन अलग अलग भी हो सकता है डिफ्लेक्शन। अगर सपोज करो ये W लोड हम यहाँ लगा देंगे तो ये जो बीम है इसका कर्वेचर देखे क्या हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। सपोज इस W को मैं जो है यहाँ से हटा के यहाँ लगा देता हूँ, तो अब देखिए क्या होगा, अब ये जो बीम है वो यहाँ से डिफ्लेक्ट तो थोड़ी कम होगी और इस जगह से डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब जो स्लोप बनेंगे वो भी चेंज हो जाएंगे। जो स्लोप है वो यहाँ हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा थीटा, और ये जो डिफ्लेक्शन है यहाँ y मैक्स यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारी, इसी को हम बोलते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। बीम में दो जो मेन पॉइंट्स है वो यही आते हैं हमारे। ठीक है, देन इसके बाद में कुछ बेसिक्स हैं कि कैसे हम ये स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालते हैं। देखिए स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के लिए हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें बनाना आना चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि बेंडिंग मोमेंट आता कितना है, किस केस में कितना हमारा ये वैल्यू आती है। ठीक है, अब जो डायरेक्शन है स्लोप की और क्या नाम डिफ्लेक्शन की, वो भी देख लीजिए। अगर जो बीम है, सपोज ये बीम इस तरीके से बेंड हुई है, तो जो डिफ्लेक्शन है, अगर वो डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ मेजर हो रहा है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और जो स्लोप है, अगर स्लोप की सपोज ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है, ठीक है, अब अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हैं, यानी कि देखिए ये हॉरिजॉन्टल हो गया, अब अगर हम ऐसे इसको नाप रहे हैं हॉरिजॉन्टली तो ये हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज नाप रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज कब नापेगा, जब यहाँ से हम नापेंगे। अगर ये स्लोप ऐसे बन रहा है और ये इस तरीके से जा रहा है तो ये नेगेटिव होगा, क्योंकि अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे स्लोप्स आते हैं, ये हमें क्लियर होने चाहिए इनकी डायरेक्शन। अब जो इसमें नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारा कि तीन हमारे मेथड बेसिकली इसमें आते हैं निकालने के लिए कि स्लोप और डिफ्लेक्शन हम निकालते कैसे हैं किसी बीम में। तो जो फर्स्ट मेथड है वो हमारा मोमेंट एरिया मेथड है। सेकंड जो हमारा मेथड आता है वो आता है डबल इंटीग्रेशन, और तीसरा हमारा आता है मैक्यूले मेथड। तीसरा हमारा मैक्यूले मेथड है। ठीक है, तो तीन हमारे मेथड है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोमेंट एरिया मेथड। ठीक है, मोमेंट एरिया मेथड में क्या है कि हमें बेंडिंग मोमेंट का एरिया निकालना होता है अगर हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है। ठीक है, तो सपोज कीजिए पहले हम एक बीम को कंसिडर करते हैं। एक बीम है हमारे पास AB, उस AB बीम में हमने छोटा सा पोर्शन ले लिया है, ये बहुत ही छोटा सा पोर्शन है CD, और जो उसकी मोटाई है वो हमारी कितनी है, डेल्टा x है। ठीक है, इसकी जो CD के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज़ हमारी डेल्टा x है। ठीक है, और जो दूरी है उस
छोटे से पोर्शन की वो इस पॉइंट से बी से कितनी है, स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब हमने एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया, सपोज इस बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये बना। ठीक है, इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हर एक एरिया का, हमने अभी देखा था इससे पहले वाली यूनिट में, ठीक है, कि हर एक एरिया का लेमिना का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता था, सेंट्रॉइड होता था। सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं बोलते थे, सेंट्रॉइड बोलते थे। ऐसे ही इस पूरे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एक सेंट्रॉइड है जी पॉइंट पे, उसकी जो दूरी है वो हमारी एक्स बार है। कहाँ से, एक रेफरेंस लाइन खींची है हमने बी पॉइंट से नीचे पूरी की पूरी। ठीक है, अब सेम ऐसे ही हमने सी पॉइंट और डी पॉइंट को प्रोजेक्ट कर दिया नीचे की तरफ, तो ये इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे टच हुए यहाँ पे सी डी पे, और ये जो पोर्शन आया ये इस पोर्शन का क्या आया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सी डी का छोटा सा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो ये आया। ठीक है, पूरी बीम का ये है, ये छोटा सा पोर्शन का हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। डिस्टेंस सेम रहेगी ये भी, दोनों के बीच की सी और डी पॉइंट की, ये डेल्टा एक्स है और यहाँ से इसकी दूरी हमारी एक्स है। ठीक है, और जो बेंडिंग मोमेंट है मैक्सिमम इसके केस में वो कितना है, हमारा एम है। ठीक है, सी डी पोर्शन में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है दैट इज हमारा एम है। अब देखिए इसी बीम को हमने बेंड होके दिखाया है। ये सपोज ये बीम जो है हमारी बेंड होगी। पहले जो बीम थी वो क्या थी हमारी, ए बी सी डी बी। ठीक है, ये हमारी पूरी बीम थी, लेकिन अब बेंड होके देखिए कैसी हो गई है, ए सी डैश डी डैश एंड बी। ठीक है, अब बीम का क्या बन गया है, कर्व बन गया है, और उस कर्व का हमने क्या लिया है, एक सेंटर लिया है। ठीक है, जिस सेंटर के अबाउट वो बन रहा है कर्व, हर एक कर्व का एक सेंटर होता है आर्क का, तो वो जो सेंटर है दैट इज पॉइंट ओ, और ओ पॉइंट जी पॉइंट के रेस्पेक्ट में ही है हमारा, यानी कि एक ही पॉइंट मान लीजिए इन दोनों को, और जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज हमारा कैपिटल आर। ठीक है, और अब देखिए जो सी और डी डैश पॉइंट है वहाँ से हमने टेंजेंट डाली दो, एक टेंजेंट डाली डी डैश से जो पी पे टच की, किसको, इस रेफरेंस लाइन को, और एक हमने टेंजेंट डाली सी पॉइंट से सीधी, वो भी रेफरेंस लाइन को टच किया उसने पॉइंट क्यू पे। ठीक है, और जो इन टेंजेंट के बीच का कोण है वो हमारा डेल्टा थीटा है। ठीक है, दो जो टेंजेंट बनाई सी से और डी डैश से, उनके बीच का कोण है डेल्टा थीटा, और जो पी और क्यू के बीच की दूरी है दैट इज डेल्टा वाई। और जो बी पॉइंट से और यहाँ तक देखिए ये जो लाइन आई, ये यहाँ से टेंजेंट डाला हमने, ये ए पॉइंट से एक टेंजेंट डाला हमने, ए पॉइंट से एक टेंजेंट डाला जो यहाँ पे रेफरेंस लाइन को टच किया, कहाँ पे, एस पॉइंट पे। एस पॉइंट की बिंदु की जो दूरी है बी से वो कितनी है हमारी, वाई, यानी कि ये मैक्सिमम हमारा डिफ्लेक्शन है बीम का। ठीक, ऐसे ही हमने बी पॉइंट से एक टेंजेंट निकाली, तो वो टेंजेंट एन पॉइंट पे टच की, कौन सी टेंजेंट को, फर्स्ट टेंजेंट को, तो एन पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है इन दोनों टेंजेंट के बीच का दैट इज थीटा। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है, स्लोप। अब यहाँ से हमने इन सी और डी डैश पॉइंट से दोनों से हमने परपेंडिकुलर डाले। ठीक है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर डाले तो वो टच किए किस पॉइंट को, ओ पॉइंट को। सेम ऐसे ही सी पॉइंट से जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर डाला वो भी हमारा ओ पॉइंट को टच किया। ठीक है, तो रेडियस दोनों का सेम रहेगा हमारा आर। ठीक, अब इस केस में हम सबसे पहले बेसिकली देखते हैं कि हमें फाइंड आउट करना है फॉर्मूला कि भाई स्लोप कैसे निकलेगा और डिफ्लेक्शन कैसे निकलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं इस पोर्शन में, इस छोटी सी आर्क पोर्शन में, सी डी डैश में। देखिए आर्क की जो लेंथ है हमने क्या पढ़ी थी, अगर आर्क है एक सी डैश डी डैश, तो उसकी जो लेंथ है आर्क की वो कितनी है हमारी। ठीक है, आर्क सी डैश डी डैश की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी हमारी, एंगल इंटू रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंगल कितना है हमारा, छोटा, डेल्टा थीटा इंटू हमारा कितना है, इसकी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा आर है। ये देखिए ये जो एंगल बन रहा है ये भी डेल्टा थीटा ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट्स के बीच से जो एंगल बनता है हमारा वो भी सेम ही रहता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आर्क सी डी डैश की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा थीटा इंटू आर। अब देखिए बहुत छोटा सा पोर्शन है, यानी कि इस आर्क में और जो पहले इसकी पोजीशन थी सी डी, उसमें बहुत कम फर्क है, मतलब बिल्कुल ही ज़ीरो डिफरेंस है, दोनों की लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत छोटी सी डिस्टेंस है सी और डी डैश की, तो बहुत छोटी है, तो उसकी जो लेंथ है वो लगभग पहले जैसी रहेगी। और पहले जो लेंथ थी सी डी की वो कितनी थी, डेल्टा एक्स। सी डी के बीच की जो दूरी थी हमारी वो कितनी थी हमारी, डेल्टा एक्स। अब अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन आर। ठीक है, अब आर की जो वैल्यू है हमने पढ़ी थी कौन सी, बेंडिंग इक्वेशन से, एम अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। यहाँ से अगर आर की वैल्यू निकालना चाहें तो वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी ई आई अपॉन एम। ठीक है, इसको वैल्यू को उठा के यहाँ रख देते हैं इस इक्वेशन में, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम ऊपर आ जाएगा, एम इंटू डेल्टा एक्स अपॉन ई आई।
ठीक है। अब ये क्या है, ये स्लोप आया किसका, ये छोटे से पोर्शन का स्लोप आया, लेकिन मुझे पूरे का स्लोप निकालना है। तो पूरे का स्लोप निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पूरी लेंथ के लिए इंटीग्रेट कर दूंगा ऐसे 0 से लेके L तक, क्योंकि पूरी बीम की जो लेंथ है हमारी कितनी है, L है, कैपिटल L। ठीक है। अब अगर मैं इसमें ये देखिए तो कांस्टेंट है E और I। ठीक है। I को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ठीक है। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, किसी भी बीम की जो स्ट्रेंथ है, अगर हम कहें कि भाई बेंडिंग में उसकी कितनी ताकत है, तो वो ये वैल्यू हमें बताएगी, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि E उसका कितना है मटेरियल का, और उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है, सॉरी उसका हमारा I कितना है, I यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। ठीक है। हमने डिस्कस किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग शेप का, तो I शेप का सबसे ज़्यादा आता था, तो इसलिए उसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी सबसे ज़्यादा है हमारी। ठीक है। तो ये आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा हमारा, अंदर जो वैल्यू बचेगी 0 to लेके L, और ये आ जाएगा m इंटू dx। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये बेसिकली क्या है, m डॉट dx, ये हमारा एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। ठीक है। ये जो वैल्यू है इतनी, ये हमारी क्या है, एरिया ऑफ BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का हमारा ये क्या है, एरिया है। ठीक है। तो हर एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का हमें एरिया निकालना पड़ेगा, तो इसको हम लिख देंगे A। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा A/EI। किसका आ जाएगा ये, थीटा, क्योंकि ये पूरे के लिए है। ठीक है। पूरे के लिए है, तो पूरे का स्लोप कैसे निकलेगा, थीटा, वो निकलेगा हमारा A/EI। ठीक है। तो ये आ गया हमारा स्लोप का फॉर्मूला। देन हम डिराइव करते हैं अब डिफ्लेक्शन का। ठीक है। डिफ्लेक्शन के लिए हमें क्या करना है, डिफ्लेक्शन के लिए हम ध्यान देते हैं इस पे। देखिए जो PQ हमारी आर्क है, इसकी लेंथ कितनी होगी हमारी, ठीक है, आर्क PQ, इसकी लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी हमारी, ये भी होगी हमारी कितनी, एंगल इनटू हमारा इसकी जो रेडियस है। देखिए रेडियस इसकी कितनी होगी, x के बराबर होगी, क्योंकि इसकी जो दूरी है वो x है। x बेसिकली ये D पॉइंट से नहीं है, ये इसके आप सेंटर से समझ लीजिए। ठीक है। इसके सेंटर से दूरी है x। ठीक है। इस बीम के जो पोर्शन है CD, उसके सेंटर की दूरी है x, स्मॉल x, कहाँ से, पॉइंट B से। तो पॉइंट B से जो उसकी दूरी है वही उसकी क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा हमारा। तो ये बेसिकली हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे कितना, ये आर्क की लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, एंगल कितना हमारा, डेल्टा थीटा, इनटू जो उसकी लेंथ है हमारी कितनी है, x, रेडियस ऑफ कर्वेचर कह लें, वो हमारा कितना है, x है। ठीक है। तो ऐसे ही अगर मुझे अब बेसिकली निकालना है डिफ्लेक्शन, देखिए PQ की जो लेंथ है वही मेरी क्या है, डिफ्लेक्शन है, और उसको हम किससे दिखा रहे हैं, डेल्टा y से। ठीक है। डेल्टा y ही छोटे पोर्शन में डिफ्लेक्शन है बेसिकली। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो PQ क्या है, ये डिफ्लेक्शन है CD में कितना डिफ्लेक्शन आया। ठीक है। डेल्टा y। तो अब यहाँ पे हम ये फॉर्मूला निकाल चुके हैं डेल्टा थीटा का, तो वो फॉर्मूला हमारा कितना आया था, ये आया था हमारा m डॉट dx/EI, ठीक है, इंटू x। अब अगर पूरी बीम के लिए मुझे डिफ्लेक्शन निकालना है तो y कितना हो जाएगा, y 0 to L तक इंटीग्रेट कर देंगे हम इसे हम। तो अब 0 to L तक अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो ये कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, EI, अंदर क्या बचेगा हमारा, 0 to L m डॉट dx इंटू x। ठीक है। अब अगर इसको आप ध्यान से देखें इस टर्म को, ये टर्म क्या है बेसिकली, ये मोमेंट है, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ BMD फॉर एंटायर लेंथ। पूरी लेंथ के लिए जो हमारा एरिया है, उस एरिया का मोमेंट है अबाउट रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन कौन सी है हमारी, ये जो रेफरेंस लाइन B से हमने डाली है। ठीक है। यानी कि इस एरिया का हमने मोमेंट लिया इस रेफरेंस लाइन के अबाउट। ठीक है। तो इस चीज़ को हम कैसे दिखा सकते हैं, देखिए ये तो क्या हो गया, एरिया, तो इसको हम दिखा देते हैं एरिया की टर्म में A/EI। ठीक है। लेकिन ये जो x है, अगर हम इस x को इंटीग्रेट करेंगे 0 to L, तो ये पूरी बीम के लिए कितना निकलना चाहिए, क्योंकि जो x है देखिए वो x किसके लिए था, इस CD पोर्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी था छोटा। लेकिन अभी मैं पूरी बीम के लिए देख रहा हूँ, अगर 0 to L के लिए पूरी बीम के लिए देखना चाहूँगा तो इस पूरी बीम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है G, उसकी दूरी कहाँ से, इस रेफरेंस लाइन से, और वो कितनी है हमारी, x बार। ठीक है। x बार दूरी है पूरे हमारे एरिया की बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की के सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो G है, उसकी दूरी है पॉइंट B से जो हमने रेफरेंस लाइन खींची। ठीक है। तो ये हो जाएगा x बार। तो ये हमारा होता है डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला। ठीक है। अब देखिए इनकी वैल्यू x बार की अलग अलग होती है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने अलग अलग शेप के पढ़े हैं।
हमने ट्रायंगुलर भी पढ़ा है, हमने रेक्टेंगल भी पढ़ा है, ठीक है। रेक्टेंगल का हमें पता है कि रेक्टेंगल का बीच में ही होता है हमारा, ठीक है। किसमें? बीच में, यानी कि जो उसकी अगर सपोज करो ये चौड़ाई b है तो b/2 पे होगा बीच में, और अगर उसकी हाइट हमारी h है तो h/2 के सेंटर में होगा। लेकिन अगर एक ट्रायंगल है तो देखिए ट्रायंगल कहाँ होना चाहिए, ट्रायंगल का ये है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड कह लीजिए, इसकी जो दूरी है x बार वो कितनी हो जाएगी इस पॉइंट से, यहाँ से छोटे वाले एंड से कितनी है 2/3 ऑफ b कितना है, ये टोटल इसकी चौड़ाई, ठीक है। और एरिया कितना है इसका, हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा। और अगर ये ही एक पैराबोलिक हो, हमारा पैराबोलिक भी हमने पढ़े थे हमारे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो उसके लिए जो एरिया है वो कितना हो जाएगा 1/3 b इंटू एच, और जो x बार है वो x बार कितना आ जाएगा, ये है 3/4 ऑफ b, 3/4 होगा कहाँ से, इस पॉइंट से, ठीक है, कितना ऑफ b, जो b हमारी इसकी टोटल विड्थ है। ऐसे ही अगर इस तरीके का है, देखिए ये तो कॉनकेव था, अगर कॉनकेव पैराबोला है और कॉन्वेक्स पैराबोला आया तो कॉन्वेक्स के लिए कितना हो जाएगा x बार, ये 5/8 हो जाएगा, और जो एरिया है इसका वो 2/3 b इंटू एच, ठीक है। तो ये अलग अलग हैं, अलग अलग केसेस में